So, boys and girls, welcome to Dakshinagi classroom. So, we are here again and with a new chapter. The chapter name is Mineral and Nutrition. Must you should understand that आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम लोग भाई सब कर चुके हैं हमारी प्लांट फिजियोलॉजी का, सिर्फ ये आखिरी सिंपल सबसे सुशील चैप्टर। इस चैप्टर में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जो है भाई NCERT है, जैसे पिछले वाले चैप्टर में था। तो बाबा हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे और एकदम ढिंचैक तरीके से, मस्त तरीके से निपटा डालेंगे, मतलब निपटा फिनिश कर डालेंगे। तो आओ करते हैं अपन शुरू ये वाला नया चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज 12th नंबर चैप्टर, मिनरल एंड न्यूट्रिशन। कैसा है, क्या है, NCERT पढ़े निपटाएं। चलो देखो चैप्टर में पढ़ना क्या है, मेथड्स टू स्टडी रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल्स फॉर द प्लांट्स। क्या प्लांट्स को मिनरल्स चाहिए? हाँ, अरे भाई चाहिए ना, हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा है और ट्रांसपोर्ट में रियलाइज किया कि प्लांट को हर एक्टिविटी करने के लिए मिनरल चाहिए। भाई आप कैल्शियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, जितना भी दिमाग में पीरियोडिक टेबल आएगा, सब कुछ प्लांट को चाहिए। अब प्लांट को क्या गोल्ड चाहिए? अगर मैं पूछता हूँ प्लांट को सोडियम चाहिए या गोल्ड चाहिए, गोल्ड को AU बोलते हैं शायद, तो इन दोनों में से बताओ प्लांट को कौन सा चाहिए? तो आंसर हमेशा बोलोगे सर सोडियम। तो गोल्ड चाहिए। दैट मीन्स गोल्ड अपने आप में एक मिनरल डेफिनेटली है, लेकिन इज इट नीडेड फॉर द प्लांट? दैट मीन्स मुझे देखना पड़ेगा कि प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे उनकी रिक्वायरमेंट को स्टडी करना पड़ेगा, उनके क्राइटेरिया को देखना पड़ेगा कि कोई आपके पास एसेंशियल है कि नहीं है। एसेंशियल मतलब ज़रूरी है कि नहीं है, यानी आप समझ रहे, यानी क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो चाहिए, अगर कोई चाहिए, ये समझ लो उसको चाहिए तो कितना चाहिए, बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू एकदम बीच में परफेक्ट लेवल की होनी चाहिए। आप समझ पा रहे? इसके अलावा अब एब्जॉर्ब कैसे होगा बेटा, ये पढ़ना है। देखो ये सब मैं आपको दोनों पॉइंट समझा चुका हूँ। अब मिनरल चाहिए, ठीक है, ये एब्जॉर्ब कैसे होगा अपन ये पढ़ेंगे। एब्जॉर्ब होने के बाद पूरे प्लांट के अंदर वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, हम उसका पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। और हम देखेंगे सॉइल अलग अलग एलिमेंट्स का रिजर्वायर है, यस, उसके साथ एसोसिएट करते हुए नाइट्रोजन का क्या साइकिल है, हमारे सेल के अंदर नाइट्रोजन को लेके क्या साइकिल चलती है, किस तरीके से पूरा का पूरा प्रोग्राम चलता है बेटा, ये भी हम लोग फिनिश ऑफ करेंगे। करते हैं, आओ बेटा स्टार्ट ये वाला चैप्टर। The basic needs of all living organisms are essentially the same. Okay. They require macromolecules such as carbohydrates, proteins, fats, water and minerals for their growth and development. आता है हमें ये बात। ये चैप्टर किस बात पे फोकस करता है? ये फोकस करता है मेनली इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, देखो, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस से पूरी हो जाए। ऑर्गेनिक आपको जो ग्लूकोज वगैरह चाहिए था, कार्बोहाइड्रेट चाहिए थे, बन गया। प्रोटीन एंड फैट प्लांट खुद ब खुद अपने सेल के अंदर सिंथेसाइज कर लेता है। तो इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिशन प्लांट को चाहिए, हम वहाँ पे फोकस कर रहे हैं। आप क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? आइडेंटिफाई करेंगे एलिमेंट्स को जो ज़रूरी है ग्रोथ के लिए और उनका काम क्या है प्लांट में, उसको समझेंगे। आप कैसे बताएंगे कि कोई एलिमेंट आपका एसेंशियल है? आप सोडियम और गोल्ड को लेके बेटा आप कैसे बताओगे कि सोडियम और गोल्ड में से कौन एसेंशियल है कौन नहीं? समझ गए? किसी प्लांट के लिए सोडियम एसेंशियल है, किसी के लिए कैल्शियम एसेंशियल है। हाउ वुड आई टेल इट? डू यू अंडरस्टैंड? गुड। फिर हम बताएंगे सिम्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। उनकी कमी अगर हो जाए तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, और फिर चैप्टर के अंदर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी स्टडी करेंगे। तो आइडिया तुम्हें प्रीडोमिनेटली लग चुका है कि हम इस चैप्टर में बेटा अपन करने क्या चाहते हैं। Point is method to study the mineral requirement of the plant. हम method to study mineral requirement, प्लांट की ज़रूरतें क्या क्या हैं, कैसे पढ़ा जाता है। देखो अब तुम्हें किसी एक चीज़ की, तुम्हारे घर में तुम्हारे पास कोई सामान है और तुम्हें उसकी इसकी ज़रूरत है, ये कैसे पता लगेगा? फॉर एग्जाम्पल आई वुड से बेटा देयर इज़ प्लेंटी ऑफ थिंग्स एट योर होम। आपके घर पे को बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तो आपसे बहुत दूर बैठा हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा आपके घर पे ये वाला सामान की आपको ज़रूरत है कि नहीं है? ऐसा हो सकता है आपके घर के अंदर कोई किसी भी कोने के अंदर कोई सामान पड़ा है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरी समझ से वो ज़रूरत का नहीं है, बट तुम्हारे बहुत ज़रूरत आता हो, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? वैसे मैं प्लांट्स की रिक्वायरमेंट कैसे पता लगाऊंगा? समझना एक बात, ठीक है? तो इस बात की रिक्वायरमेंट पता लगाने के लिए मैं मालूम क्या करूँगा, क्योंकि प्लांट है, बोल तो सकता नहीं, तो मैं प्लांट से तो जाके कान में बोलूँगा कि भाई, पहली बात प्लांट का तो कान होता नहीं, तो प्लांट के कान में जाऊँगा, फुसफुस करूँगा कि भैया हमें जल्दी से बताओ तो मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए।
तो प्लांट के पास से कोई जवाब आएगा? अरे बोल नहीं सकता ना। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, हमें एक टेक्निक लगानी पड़ेगी, उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। हाउ, क्या है, पढ़। 1860 में 1860 में जूलियस वॉन सैक्स एन अमेरिकन बॉटनिस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड पहली बार दैट प्लांट कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इन अ डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। सॉइल नहीं है फिर भी आप प्लांट को उगा पा रहे हैं। ये किसने बताया? जूलियस वॉन सैक्स ने बताया कि प्लांट मैच्योरिटी को उगाए जा सकते हैं किसी एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल। आप इस बात का सिग्निफिकेंस देख रहे हो? प्लांट बिना जमीन के, बिना मिट्टी के उग रहे हैं, लेकिन किस में उग रहे हैं? एक डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन यानी लिक्विड, यानी किसी लिक्विड में प्लांट उग रहे हैं। और लिक्विड को डिफाइन क्यों लिखा हुआ है? डिफाइन का मतलब बेटा समझो इस बात को, अगर हम किसी चीज़ को डिफाइन कहते हैं तो हाँ इसका मतलब क्या होता है? जो कॉम्पोजिशन होती है इज नोन। जो कॉम्पोजिशन होती है वो जानी हुई होती है, यानी हम उसकी कॉम्पोजिशन समझते हैं। ये जूलियस वॉन सैक्स ने बताया। ये टेक्निक जिसमें प्लांट को एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में उगाया जाता है, उस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक, तो व्हाट इज हाइड्रो? वाटर, पोनिक्स ग्रो करना। Since then, a number of improvised methods have been employed to try and determine the mineral nutrients essential for plants. हाइड्रोपोनिक्स की मदद से हमने मिनरल न्यूट्रिएंट जो प्लांट के लिए ज़रूरी हैं उनका पता लगाया। The essence of all these methods, इन सब मेथड से हमें क्या पता लगा और क्या किया इन मेथड्स के हमने अंदर, कि प्लांट को कल्चर किया सॉइल फ्री मीडियम में, बिना सॉइल के, एक ऐसा मीडियम जिसकी हमें सॉल्यूशन के बारे में, जिसकी कॉम्पोजिशन के बारे में 100% पता हो, हमने वहाँ पे ये काम चलाना शुरू किया। These methods require purified water and mineral nutrition soils. ठीक, इनके अंदर हमें प्योरीफाइड वाटर चाहिए बेटा, ये बात ध्यान रखना। प्योरीफाइड वाटर ये चाहिए कि अगर समझ लो पहले से पानी के अंदर कुछ और हो और आपने पानी लिया और आपने यहाँ पे सॉल्ट्स डाला, जिनको मैं मिनरल सॉल्ट्स दे रहा हूँ, और इन दोनों को मिक्स करके आपको प्लांट को देना है, राइट। अगर आपके पास वाटर प्योरीफाइड नहीं है, वाटर में कोई ऐसा सामान है जो इसमें, इसकी कॉम्पोजिशन तो मुझे पता था और वाटर प्योरीफाइड नहीं था, तो मुझे प्योरीफाइड वाटर की कॉम्पोजिशन तो पता है कि उसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर वाटर डर्टी होता तो इसमें कोई भी एक ऐसी चीज़ होती जिसके बारे में मुझे नहीं पता लगता। तो हम जो प्लांट को दे पाते वो अननोन चीज़ें देते ना, तो मुझे प्लांट की ज़रूरत के बारे में नहीं पता लगता, इसलिए मुझे प्योरीफाइड वाटर देना ज़रूरी था। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ सो एसेंशियल? एक्सप्लेन कर दिया। After a series of experiments in which the roots of the plants were immersed in nutrient solution and wherein an element was added, substituted, removed or given in varied concentration, a mineral solution suitable for plant growth was obtained. क्या ये बात आपको समझ आई? नहीं। देखो ये कंडीशन देखो, आपने इस प्लांट में यहाँ पे एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन लिया जिसका कॉम्पोजिशन आपको पता है, आपने इसके अंदर डाल दिया और यहाँ पे देखो इस प्लांट में बेटा प्लांट की रूट्स इस सॉल्यूशन के अंदर भीग रही हैं। अब प्लांट के पास मिट्टी नहीं है लेकिन रूट्स इसमें भीग रही हैं, राइट। तो अब रूट्स इसमें से सामान निकाल सकती हैं। अब समझ लो रूट्स को चाहिए था कैल्शियम, प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है ज़मीन से कैल्शियम, और इस लिक्विड में, ज़मीन तो नहीं है यहाँ पे लिक्विड है, तो लिक्विड से कैल्शियम एब्जॉर्ब करना चाहिए था। अब समझ लो आपने कैल्शियम को यहाँ पे डाला ही नहीं, आपने हटा दिया। अगर बेटा इस एरिया में कैल्शियम नहीं था तो प्लांट के अंदर क्या कभी कैल्शियम पहुंचेगा? नहीं, प्लांट में कैल्शियम नहीं पहुंचेगा तो क्या प्लांट अपना काम चला सकता है? नहीं। यानी आप लें कैल्शियम और कैल्शियम को हटाएं तो आप असर देख सकते हैं, यानी कैल्शियम को आप रिमूव कर सकते हैं तो उसका असर प्लांट पे देख सकते हैं, या फिर आप कैल्शियम को क्या कर सकते हैं? सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। यानी कैल्शियम की जगह आपने समझ लो मैग्नीशियम डाल दिया, कैल्शियम हटा दिया उसकी जगह मैग्नीशियम डाल दिया, तो क्या आप मैग्नीशियम के साथ प्लांट ने अपना काम चला लिया कि नहीं चलाया? क्या ऐसा हो सकता है कि कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम दे दियो तब भी प्लांट काम चल पड़ेगा? ऐसा हो सकता है? ये चेक किया गया। या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम को वेरी किया, यानी कैल्शियम की लेवल को कम से बढ़ाते बढ़ाते आप हाई लेवल्स तक ले गए। क्या लेवल को कम ज़्यादा करने से प्लांट की ग्रोथ पे कोई असर पड़ा? हमने ये सब एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ पे कर पाए। क्यों कर पाए? बेटा ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन तो हम लोग अपनी मर्जी से बना रहे हैं ना, तो इस सॉल्यूशन में क्या डलेगा क्या नहीं डलेगा ये तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से हम प्लांट के पूरे काम करने के तरीके को, एब्जॉर्प्शन के तरीके को, सब कुछ को बेटा हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
बोलो बात क्लियर हुई, समझ आया ना, सिंपल था। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये तो हमने पढ़ लिया। ओके, इस मेथड से एसेंशियल एलिमेंट्स प्लांट के जो थे उनको आइडेंटिफाई कर दिया गया, और अगर उनकी कमी थी तो कमी की वजह से असर क्या आता है, यानी कैल्शियम नहीं था तो प्लांट में अगर कोई नुकसान हुआ, डेफिशिएंसी सिम्टम आया, तो उसको भी हमने पता लगा लिया। हाइड्रोपोनिक्स हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज अ टेक्निक, ये सब बातें खत्म। अब किसी भी प्लांट के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है, इसका कोई तो प्रिंसिपल होगा, कोई तो हमारे पास डेफिनेट तरीका है कि मैं बताऊंगा कि चलो ये चीज़ ज़रूरी है। आपने ये 3 काम किए, रिमूव, सब्स्टिट्यूट, कॉन्सेंट्रेशन को वेरी किया, और इन तीनों चीज़ यूज़ करके कैसे बताया कि कोई भी चीज़ प्लांट के लिए, कोई भी चीज़, इन तीनों पैरामीटर्स को यूज़ करके कैसे बताया कि इनमें से कौन सी चीज़ एसेंशियल है कि नहीं है। एसेंशियल समझो बेटा, एसेंशियल वो चीज़ होती है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल कैन एंटर प्लांट थ्रू रूट्स, जो भी मिनरल सॉइल के अंदर है मोस्ट ऑफ देम प्लांट के अंदर आ सकते हैं। इनफैक्ट मोर देन 60 एलिमेंट्स ऑफ द 105 डिस्कवर्ड, 105 एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में, उसमें से 60 से ज़्यादा एलिमेंट प्लांट के अलग अलग प्लांट्स में और प्लांट के अलग अलग हिस्सों में मिले। जैसे कुछ प्लांट्स में हमने सेलेनियम, किसी प्लांट में गोल्ड भी एब्जॉर्ब करते हुए देखा है। अगर हमने ये तरीका देखा है, अगर हमने प्लांट के अंदर ये सब चीज़ें देखी हैं, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि प्लांट जो मिट्टी में से इतनी सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर ले रहा है ना बेटा, इतनी सारी चीज़ों में से कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं, यानी व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। पढ़ो, द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट आर गिवन बिलो। सबसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, सुनो। एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यानी नॉर्मल ग्रोथ और दूसरा रिप्रोडक्शन, इन दोनों के लिए वो क्राइटेरिया या फिर वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए। अगर इस चीज़ की एब्सेंस हो तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल और अपने ग्रोथ रिप्रोडक्शन को प्रॉपर नहीं कर पाएगा। समझ गए, यानी अगर लाइफ साइकिल प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी उसकी एब्सेंस में, रिप्रोडक्शन यानी सीड्स नहीं बनेगी। समझ गए। दूसरा फैक्ट क्या है, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल, यानी कैल्शियम की जगह अगर आपने मैग्नीशियम डाल दिया तो कैल्शियम का काम नहीं चल सकता, यानी आपका जो आपने जिसको एसेंशियल कहा वो इररिप्लेसेबल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी रिप्लेसेबल। कहानी क्लियर है? इन अदर वर्ड्स, डेफिशिएंसी ऑफ वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाय सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट। सिंपल हुई बात बेटा, ये इजी। थर्ड, एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। वो मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट के अंदर क्या होना चाहिए, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। ये 3 चीजें बेटा, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, इनको मैं हाईलाइट कर चुका हूँ। इन 3 चीजों को अगर इन तीनों में से तीनों पैरामीटर अगर सेटिस्फाई होते हैं, याद रखना तीनों, कोई भी एक नहीं, तीनों पैरामीटर सेटिस्फाई होंगे तब जाके काम बनेगा, तब जाके हम प्लांट के उस चीज को कह सकते हैं कि वो एसेंशियल है। Based on the above criteria, only a few elements have been found to be absolutely essential for the plant growth and metabolism. इन पैरामीटर्स को देखते हुए कुछ ही हम absolutely essential कह सकते हैं। ठीक है बेटा? These elements are further divided into broad categories. उनकी जरूरत कितनी मात्रा में इस बेसिस पे। अब एसेंशियल तो बता दिया, अब मिनरल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो मिनरल एलिमेंट्स को मैक्रो माइक्रो कहा जाता है। मैक्रो नाम से पता लग रहा है ज्यादा अमाउंट में चाहिए और माइक्रो कम अमाउंट में चाहिए। इनकी वैल्यूज कितनी है बेटा, इन वैल्यूज पे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहते हैं, मैक्रो के अंदर आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यूज इन लार्ज अमाउंट, और क्या वैल्यू है, इन एक्सेस, मतलब 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर में आपके पास 1 केजी ड्राई मैटर में 10 मिलीमोल से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब इन एक्सेस ऑफ मतलब 1 केजी ड्राई मैटर मतलब जब प्लांट का कोई हिस्सा सुखा दिया जाए तो उसमें से कितना कॉन्सेंट्रेशन निकल रहा है। अगर 10 मिलीमोल से ज़्यादा निकल रहा है तो मैक्रो न्यूट्रिएंट कहेंगे। द मैक्रो न्यूट्रिएंट इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आपने नाम देखे बेटा, ये नाम क्या आपको याद करने पड़ेंगे, तो मैं कहूँगा 100% यस, 100% यस करने ही पड़ेंगे बाबा, क्या करेंगे। ठीक। ऑफ दीज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम CO2 and H2O।
Okay, while others are absorbed from the soil as mineral nutrition. Are we understanding and getting the concept? यहाँ तक तो बात एकदम मक्खन की तरह अपने को समझ आ रही। नेक्स्ट देखो भाई, माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट जिनको ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं, उनकी जरूरत बहुत कम अमाउंट में और वैल्यू 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से कम। आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल, इनके एग्जाम्पल। ठीक है, तो अपने को मैक्रो पता लग गई, माइक्रो पता लग गई। वैल्यू याद रखनी है 10 मिलीमोल पर केजी, ज्यादा तो मैक्रो, कम तो माइक्रो। ठीक है ना। In addition to the 17 elements named above, there are some beneficial elements like sodium, silicon, cobalt and selenium. They are required by higher plants. बेटा ऊपर मैक्रो माइक्रो की बात कर रही हैं, ये दोनों एसेंशियल के अंदर ही आते हैं, यानी एसेंशियल को मैक्रो माइक्रो में डाल दिया गया। और ये एक चीज याद रखना, सोडियम जो है वो एसेंशियल नहीं है, उसको बेनिफिशियल एलिमेंट कहते हैं। ये बात आपको अलग से दिखाई दी। अक्सर सोडियम को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, बट क्या सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं, वो बेनिफिशियल माना जाता है, वो आपके पास नहीं होता, एसेंशियल नहीं होता, उसको बेनिफिशियल कह दिया, मतलब उसका फायदा है, और वो भी हायर प्लांट्स में, लोअर प्लांट में कुछ खास नहीं होता। बात पल्ले पड़ी। एनसीईआरटी छोटी छोटी बातें बहुत छुपा छुपा के बता देती है, हम एकदम ध्यान रखेंगे। Essential elements can be grouped in 4 categories based on their diverse function. फंक्शन के अलावा उनको फंक्शन के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरीज में डाल दिया गया। ये कैटेगरी कौन कौन सी है? Essential elements are components of biomolecules, hence structural elements of the cell. अगर सेल के बायोमोलिक्यूल्स जो सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं उनके पार्ट हो गए तो उनको स्ट्रक्चरल एसेंशियल कह दिया, स्ट्रक्चरल एलिमेंट कह दिया। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। वो एसेंशियल एलिमेंट जो एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड के पार्ट हैं, जैसे मैग्नीशियम, क्लोरोफिल एंड फॉस्फोरस एंड एटीपी, इनको एनर्जी कंपाउंड्स के पार्ट हैं। जो एक्टिवेट और इनहिबिट करते हैं एंजाइम्स को, जैसे मैग्नीशियम इज एक्टिवेटर फॉर आरयूबीपी एंड फॉस्फोपेप्टेस। समझ रहे हो? तो आपके लिए एनसीईआरटी बहुत सारा होमवर्क दे देती है कि क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम और फॉस्फोरस में एटीपी में फॉस्फोरस होता है, मालूम है क्या? ये एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में हेल्प करते हैं। यस, मैग्नीशियम किस किस का एक्टिवेटर है? रोबिस्को का और पेप्केस का। आप समझ रहे हो? ये हाईलाइट करी हुई चीज़ें बेटा बहुत ज़रूरी है। बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चरल में कौन आते हैं? कौन, इसको कहते हैं कौन, CHONN, ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे जिंक एक्टिवेटर है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का, मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज का। समझ रहे हो? इस तरीके से चलने वाला बेटा। Some essential elements can alter the osmotic potential of the cells. कुछ osmotic potential of the cells को alter कर सकते हैं, जैसे पोटेशियम plays an important role in opening and closing of stomata. चलो आपको एक बात बताते हैं बेटा। स्टोमेटा ना इस तरीके से अपने पास पड़े क्लोज्ड, फिर हम देखते हैं वाटर मूव्स इनटू स्टोमेटा। अब वाटर मूव्स स्टोमेटा तो टर्गर प्रेशर डेवलप्स, गार्ड सेल्स स्वेल एंड स्टोमेटा ओपन। ये वाली बात ओपन ने पढ़ी है ना। तो टर्गर प्रेशर डेवलप होने की वजह से गार्ड सेल्स खुल गए, यानी अल्टीमेटली वाटर जब अंदर मूव किया तो उस वाटर के मूव करने की वजह से टर्गर प्रेशर डेवलप हुआ। लेकिन ये वाटर अंदर मूव क्यों किया? हम जब गार्ड सेल्स को देखते हैं बेटा, तो गार्ड सेल्स जो होते हैं ना, इन गार्ड सेल्स के आसपास यहाँ पे सब्सिडियरी सेल्स होते हैं। याद है ना आपको, पढ़ा ना एनाटॉमी में? गार्ड सेल्स के आसपास सब्सिडियरी सेल्स होते हैं। अब सब्सिडियरी सेल्स और गार्ड सेल्स में कोई मैकेनिज्म होता है जो, अब ऐसी थ्योरी जो सिलेबस का पार्ट नहीं, बस ये समझो कि अंदर आपके पास पोटेशियम इकट्ठा हो गया। अंदर आपके पास क्या इकट्ठा हो गया? पोटेशियम। जब पोटेशियम अंदर इकट्ठा होता है तो बेटा अंदर पोटेशियम बढ़ने से ना सॉल्यूट की मात्रा बढ़ जाती है, तो अंदर का वाटर पोटेंशियल फॉल करता है, अंदर का वाटर पोटेंशियल पोटेशियम आने की वजह से गिर जाता है। तो बाहर से पानी अंदर आता है और बाहर से पानी अंदर आता है, यानी वाटर मूव्स इनटू द स्टोमेटा, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम, और पोटेशियम का एक्यूमुलेशन से वाटर इनसाइड की तरफ मूव करता है, टर्गर प्रेशर डेवलप होता है और गार्ड सेल्स स्वेल करके स्टोमेटा ओपन हो जाता है। बोलो बात मेरी क्लियर हो रही है?
अगर ये कंसेप्ट समझ आया तो पढ़ो. Some essential elements can alter the osmotic potential of the cell. Potassium plays an important role in the opening and closing of stomata. बात क्लियर हुई? पक्का समझ आ गया? नाइस. अब ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ तो चुके हो, इनका काम क्या है? आज के लेक्चर में प्रिडोमिनेटली बेटा मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के काम को फिनिश ऑफ करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा. Essential elements perform several functions. They participate in various metabolic processes in the plant cells, such as permeability of the cell membrane, जैसे maintenance of osmotic concentration of cell sap. sap का मतलब जो किसी चीज़ में भरा हो, जैसे जाइलम सैप यानी जो जाइलम में भरा हो, फ्लोएम सैप जो फ्लोएम के अंदर भरा हो. तो सैप का मतलब तो तुम समझ गए. Electron transport systems, buffering action, enzymatic activity act as major constituents of macromolecules and coenzymes. मुद्दे की बात ये है कि जो ये हमारे एसेंशियल वाले होते हैं ना, ये मल्टीपल फंक्शंस में लगे, ये मल्टीपल फंक्शंस में इन्वॉल्व है. तो कौन कौन से फंक्शंस हैं? आओ यहाँ पे फंक्शन से पहले देखो, आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, इन सबको पढ़ना है. सबसे पहली बात बेटा, इन सबको पढ़ने के साथ साथ क्या आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद करनी है? तो मैं कहूँगा 100% यस. तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना भी और याद भी करना है. तो देखो यार, क्या है सबसे पहला अपना नाइट्रोजन. ये कहता है दिस इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट बेसिकली विच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन ग्रेटेस्ट अमाउंट. पॉइंट इज, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा चीज़ चाहिए? नाइट्रोजन. कैसे एब्जॉर्ब होता है? NO3 नेगेटिव, इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है नाइट्रेट. बेटा ये ना क्वेश्चन आता है कि आपके पास कौन सा वाला एलिमेंट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है. कितना समझिए? ओके. दो सम आर ऑल्सो टेकन एज नाइट्राइट और अमोनियम. तो आपके पास इन तीनों फॉर्म्स में कौन कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? 4-5 फॉर्म दे देंगे, तो मैं 3 को चूज करना है. पहला पॉइंट, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके. particularly the meristematic tissues and the metabolically active cells. बच्चा नाइट्रोजन अगर आपको दिखाई दे रहा है ना कहीं पर, तो आपको ये बात समझना चाहिए कि आपको कंस्ट्रक्शन करनी है अमाइनो एसिड्स की. आप अमाइनो एसिड्स में देखते हैं तो क्या अमोनियम ग्रुप मिलता है हमें? NH3 या NH2 बेसिकली जो हम कहते हैं वो हमें मिल रहा है किसी भी अमाइनो एसिड में. तो पुत्र अगर आपको नाइट्रोजन की प्रेजेंस अमाइनो एसिड में मिल रही है, नाइट्रोजन की प्रेजेंस आपको बहुत सारी अलग अलग जगह पे मिल सकती है, आपको DNA में मिल सकती है. इनफैक्ट आई वुड से ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग दैट वी हैव इन अ सेल कंटेन्स नाइट्रोजन. मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स हैव नाइट्रोजन. और क्योंकि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज हैं वहाँ पे एक्टिव ग्रोथ हो रही है, तो आपको बायोमोलिक्यूल्स खूब ज़्यादा अमाउंट में चाहिए. इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में नाइट्रोजन का ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे यूटिलाइज होएगा. Nitrogen is one of the major constituents of proteins, nucleic acids, vitamins and hormones. ये चारों चीज़ें आपको तो समझ आ ही चुकी, पढ़ा दी. नेक्स्ट फॉस्फोरस. सबसे पहले फॉस्फोरस सोचो और दिमाग लगाओ कहाँ आता है. आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड याद आ रहे हैं? DNA में. आपको फॉस्फोलिपिड आ रहे हैं? यस. तो दो तो आइडिया अपने को लग ही गए. पढ़ते हैं. फॉस्फोरस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेटाइंस. देखो बेटा क्वेश्चन आ गया ना, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं? फॉस्फेटाइंस के. इधर है H2PO4 और HPO4 टू नेगेटिव. बच्चे क्वेश्चंस डायरेक्टली इनमें से पूछे जाते हैं, ये याद करना पड़ेगा. फॉस्फोरस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स. यस, कुछ प्रोटीन्स में फॉस्फोरस मिलता है. ऑल न्यूक्लिक एसिड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है and is required for all phosphorylation reactions. जब भी फॉस्फोराइलेशन करनी है यानी फॉस्फोरस को ऐड करना है, तो पुत्र फॉस्फोरस तो चाहिए कि नहीं चाहिए? जाहिर सी बात. नेक्स्ट पोटेशियम. थोड़ी देर पहले पढ़ाया था पोटेशियम स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में मदद करता है ना. उसी तरीके से बाकी चीज़ें भी देखते हैं. इट इज एब्जॉर्ब्ड एज पोटेशियम आयन. डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन अंडरलाइन करके हाईलाइट अप कर लेना, एज पोटेशियम आयन्स. इन प्लांट्स this is required in more abundant quantities in meristematic tissues, buds, leaves and root tips. यहाँ पे क्यों ज़रूरत है? पोटेशियम बेटा प्रिडोमिनेंटली किसी भी सेल के टर्गर प्रेशर को, किसको? टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है. It helps to maintain anion-cation balance in the cells. Involved in protein synthesis,
opening and closing of stomata, activation of enzymes and maintenance of turgidity of the cells. बच्चे इन सब चीज़ों को याद करने का तरीका क्या है? एग्जाम्पल मैं पोटेशियम लेता हूँ, जब मैं नोट्स बनाऊंगा मैं पोटेशियम लिखूंगा और लिखूंगा एनसीईआरटी एब्जॉर्बेबल फॉर्म, पहला पॉइंट, और ये जो इसका आंसर हुआ जैसे पोटेशियम आयंस वर्क, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 5-6 वर्क एनसीईआरटी ने दे रखे होंगे, मैं सब वर्क की लाइनें लिख दूंगा यहाँ पे पॉइंट पॉइंट। फिर पोटेशियम के बाद फॉस्फोरस, कैल्शियम, सब के लिए मैं इसी तरीके से पूरा का पूरा एक नोट्स में आप बनाओगे, ये आपका काम, आप इस तरीके से बनाओगे और आप सारी की सारी चीज़ बच्चे ऐसे ही याद करेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, कैल्शियम। प्लांट एब्जॉर्ब्स कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयंस। Calcium is required by meristematic and differentiating tissues. important है, कैल्शियम सॉइल से एब्जॉर्ब होता है डायरेक्ट कैल्शियम के फॉर्म में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स को चाहिए क्योंकि वहाँ पे एक्टिव ग्रोथ हो रही है, डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज को चाहिए, वहाँ पे ग्रोथ हो रही है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान, कब? क्योंकि जब एक्टिव ग्रोथ हो रही है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, डिवीजन हो रही है, तब क्यों चाहिए? क्योंकि ये सिंथेसाइज करने में मदद करता है सेल वॉल को, और सेल वॉल में पर्टिकुलरली एज कैल्शियम पेक्टेट इन मिडिल लेमेला। याद है ना बेटा सेल का स्ट्रक्चर? सबसे सेंटर पे जो आपको यहाँ पे रेड कलर से दिखाई दे रहा है एमएल, दैट इज द मिडिल लेमेला, ये बनाता है कैल्शियम। और कैल्शियम का कौन सा कंपाउंड? कैल्शियम पेक्टेट। तो कैल्शियम वहाँ पे इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, इट इज़ ऑल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, उसमें भी ज़रूरी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसमें बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं। It accumulates in older leaves. It is involved in the normal functioning of the cell membrane. Cell membrane के काम करने में मदद करता है. Activates certain enzymes and plays an important role in regulating metabolic activities. Okay. ये वर्ड देखा आपने, accumulate in older leaves. Accumulate in older leaves यानी older leaf में जाके बैठ जाता है। आपने ये चीज़ सीखी कि जब ज़रूरत होती है, तो जब प्लांट का कोई लीफ झड़ रहा होता है, तो लीव्स में से ना जितने न्यूट्रिएंट्स आपके निकल सकते हैं, जितने मिनरल्स निकल सकते हैं, हम इनको निकाल के कहीं भेज देते हैं, यंगर लीफ में, यंगर ग्रोइंग एरियाज में हम भेज देते हैं। ये स्टेटमेंट तो समझ आता है। तो यहाँ पर बच्चे कैल्शियम के साथ क्या गेम है, तो आप फोकस कीजिएगा। कैल्शियम के साथ सिस्टम क्या चल रहा है कि जो अपना ये कैल्शियम है ना, ये कैल्शियम जो है ये अगर किसी लीफ में, तो वहाँ से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आप कैल्शियम को लीफ से, ओल्डर लीफ से कभी बाहर निकाल के नहीं अगर रीलोकेट नहीं कर सकते, तो ऐसे आप मिनरल को क्या टर्म करते हैं? एनी मिनरल विच कैन नॉट बी रीलोकेटेड इज कॉल्ड एज इमोबाइल। तो कैल्शियम जो है वो इमोबाइल है। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नीशियम। It is absorbed by the plants in the form of divalent Mg2 positive. In the form of divalent Mg2 positive. Okay. Activates enzymes for respiration, photosynthesis and are involved in synthesis of DNA and RNA. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, उसके रिएक्शंस में आप देख सकते हो लिंक रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, फोटोलाइसिस में इन्वॉल्व है, डीएनए आरएनए के सिंथेसिस में बेटा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। इस रिएक्शन के अंदर ये इन्वॉल्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंटली। मैग्नीशियम इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, ये स्ट्रक्चर भी पढ़ा चुका हूँ आपको। एंड हेल्प्स टू मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखो पूरे सिलेबस में जहाँ जो बातें दी हुई थी एक ही जगह कंबाइन कर दी एनसीईआरटी ने। फोकस करो। सल्फर, सल्फर ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट। ओके, सल्फर इज प्रेजेंट इन 2 अमीनो एसिड्स, सिस्टीन एंड मेथियोनाइन। पढ़ाया था आपको बायोमॉलिक्यूल्स, सिस्टीन एंड मेथियोनाइन। सिस्टाइन भी बोल दो उसको, चाहे सिस्टीन, डजंट मैटर, इन दोनों के अंदर मिल रहा है। एंड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स, विटामिन्स, थायमिन, बायोटीन, कोएंजाइम ए एंड फेरेडॉक्सिन। क्या आप यहाँ पे आने वाले जो गोल गोल में लिखे हुए इन पॉइंट्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कंटेन मैग्नीशियम। लास्ट टाइम का क्वेश्चन क्या है, याद है ना आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कंटेन कॉपर। प्लास्टोसियानिन जैसा यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। आयरन, आयरन, plants obtain iron in the form of ferric ions. Important. It is required in large amounts in comparison to other micronutrients. मात्रा ज़्यादा चाहिए इसकी. It is an important and constituent of proteins involved in transfer of electrons like ferredoxin and cytochromes.
मुद्दे की बात क्या है कि फेरेडॉक्सिन के अंदर, यहाँ पे फेरेडॉक्सिन में सल्फर भी है, आयरन भी है। आपने FeS देखा है, आयरन सल्फर प्रोटीन कहते हैं। FD मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना, फोटो सिस्टम 1 अपना इलेक्ट्रॉन FD को देता है, फेरेडॉक्सिन को। तो फेरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन का लेने देने में बहुत मदद करता है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक फेरेडॉक्सिन, ये आयरन की प्रॉपर्टी। It is reversibly oxidized from F2 से F3 positive during electron transfer. Okay. अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट एक्टिवेट्स कैटालेज एंजाइम। ये एंजाइम्स क्या काम करते हैं, H2O2 को तोड़ के H2O + O बना देते हैं, हाफ O2 इस तरीके से क्रिएट कर देते हैं। कैटालेज एंजाइम को करता है, एंड इट इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट, manganese, it is absorbed in the form of manganese ions. It activates many enzymes involved in photosynthesis. Okay, मन का काला, याद आया, मन का काला पानी के फोटोलाइसिस में। रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। The best defined function of manganese is the splitting of water to liberate oxygen during photosynthesis, पढ़ा दिया है। Zinc, plant obtains zinc as Zn2 positive ions. Okay, it activates various enzymes, especially carboxylases. It is also needed in synthesis of oxygen. ये भी आप पढ़ चुके हो, ये भी आप पढ़ चुके हो, important है बच्चे। Copper, absorbed as, पहला क्वेश्चन, essentially किस चीज़ के लिए important है, मेटाबॉलिज्म। जैसे किसी एंजाइम के साथ रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। ओके, बोरॉन कैसे, इन दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। क्यों होता है, ताकि यूटिलाइजेशन कैल्शियम की करी जा सके। जमीन में से अगर आपको कैल्शियम एब्जॉर्ब करना है, जमीन में जो कैल्शियम पड़ा है वहीं से तो एब्जॉर्ब होगा। अब उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको बोरॉन की जरूरत होती है, ये बात समझना। और एब्जॉर्ब कर लिया तो प्लांट कैल्शियम को इस्तेमाल कर पाए, फिर भी दोबारा बोरॉन की जरूरत है। यानी कैल्शियम की यूटिलाइजेशन और उसका एब्जॉर्प्शन जमीन में से, दोनों में मदद करता है। मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग, सेल की नॉर्मल मेम्ब्रेन जैसे कैल्शियम में हेल्प करता था, वैसे बोरॉन भी हेल्प करता है। पोलन जर्मिनेशन, ये आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स, बेटा ये चीज़ है जो आपको +2 में पढ़ाई जाएगी। आपको पता लगेगा इस तरीके से ओवरी के ऊपर ये स्टिग्मा होता है। जब स्टिग्मा के अंदर से इस तरीके से पॉलन ग्रेन होता है तो पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा, ये स्टिग्मा है, ये पॉलन ग्रेन है, इस तरीके से इसने पॉलन ट्यूब बनाई। ये पॉलन ट्यूब बनती है कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स की वजह से, और टेक्निकली ये पॉलन जर्मिनेशन में मदद करता है। सेल का साइज बढ़ाना, सेल डिफरेंशिएट करना, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन करना, सब में बोरॉन। मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेट आयंस की तरह मिलता है, बहुत सारे एंजाइम्स का पार्ट है, जैसे नाइट्रोजनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज। ये 2 एंजाइम्स जो बेटा यहाँ दिए हुए, इस दोनों नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में आएंगे। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल हमें पढ़नी है, उसको हम फिनिश करेंगे। क्लोरीन, क्लोराइड आयन, सोडियम पोटेशियम के साथ ये एब्जॉर्ब होता है और सेल के अंदर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, एनाइन कैटाइन बैलेंस को मेंटेन करने में मदद बहुत करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। इट इज एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग, मन का काला, काला से क्या बना, क्लोरीन, इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दैट लीड्स टू ऑक्सीजन इवोल्यूशन। तो पॉइंट इज, अभी तक आप लोगों ने सारी की सारी स्टडी करी कि मिनरल न्यूट्रिशन में है क्या, आप किस तरीके से कौन कौन से मेथड से स्टडी करते हो, फिर आपके पास एसेंशियल कौन कौन से हैं। एसेंशियल के अंदर हम क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी एस्टैब्लिश किया, मैक्रो माइक्रो बताया, क्यों मैक्रो माइक्रो होता है 10 मिलीमोल पर केजी के हिसाब से। फिर हमने उनकी डिटेल्स के बारे में बात करना शुरू किया कि इनके फंक्शंस क्या और सेल में अलग अलग जगह क्या काम करते हैं। बेटा इसकी आगे की कहानी कि अगर ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कम हो जाए, क्योंकि इररिप्लेसेबल होते हैं, तो इनके साथ प्लांट कैसे डील करता है, बेटा ये वाली कहानी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना, टेक केयर, बाय बाय।